सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मेरी जंग उसामा गाजी के साथ में आज आप जान सकेंगे शरीफों की मंजिल लंदन, नून लीग की बका की जंग, वजीर आजम परेशान है, पाकिस्तानियों घबराना नहीं, रमजान ट्रांसमिशन फनकारी नहीं चलेगी, चाइल्ड मैरिज पर हुकूमत तकसीम, अफरीदी की ऊंची शॉट, कैच या छक्का। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और यह है मेरी जंग। 1947 में हमने अंग्रेजों से आज़ादी तो हासिल कर ली, लेकिन इंग्लिस्तान के दारुल हुकूमत लंदन से हमारी मोहब्बतें खत्म ना हो सकी। मुझे कहने में कोई आर नहीं कि हमारी सियासत का किबला ना सिर्फ लंदन रहा बल्कि सियासतदानों का पसंदीदा मस्कन होने का एजाज भी इसी के हिस्से में आया। सरे महल की कहानियां हो या वन हाइड पार्क की दास्तानें, पनामा के फसूं का जिक्र हो या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के बाब हो, लंदन जुज़्वे लाज़िम की तरह सबका हिस्सा रहा और आज वज़ीर आज़म इमरान खान के लबों लंदन का जिक्र रहा। लोग मल्टी मिलियनियर्स बिलियनियर्स को कभी याद नहीं करते, बल्कि जो पैसा बनाते हैं कई दफा उनका बड़ा बुरा हाल होता है। जिस तरह आपने देखा कहीं कोई एक लंदन भागा जा रहा है, कभी दूसरा लंदन भागा जा रहा है। लंदन की इस याद के पीछे नून लीग में आने वाली बड़ी तब्दीली है। यह सच है कि नून लीग इस वक्त अपनी बका की जंग लड़ रही है, इसीलिए तंजीम नौ की गई है। शाहिद खाकान अब्बासी सीनियर नायब सर, एहसन इकबाल सेक्रेटरी जनरल बना दिए गए हैं। इसके अलावा 16 नायब सदूर में शरीफ खानदान के मरियम नवाज और हमजा शहबाज शरीफ के नाम भी शामिल हैं। बड़ी तब्दीली यह भी है कि शहबाज शरीफ की जगह राना तनवीर हुसैन को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए नामजद किया गया है। यह तंजीम नौ किसके हुक्म पर की गई है? पार्टी का कंट्रोल किसके पास है? बयानिया किसका चल रहा है और आगे किसका चलेगा? सवाल बहुत है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि यह तब्दीलियां नवाज शरीफ के लंदन रवानगी के मिशन को कामयाब बनाने के लिए की गई हैं। कड़वा सच सही, मगर सच यह है कि शरीफ खानदान का सब कुछ लंदन है। शहबाज शरीफ के खिलाफ केसेस पाकिस्तान में है, लेकिन वो लंदन में चहलकदमी करते दिखाई देते हैं। इनके बेटे सलमान शहबाज और दामाद अली इमरान भी लंदन में पनाह लिए हुए हैं। यही हाल बड़े मियां साहब के बच्चों का भी है। नवाज शरीफ के बेटों का भी सब कुछ लंदन में है। ये वक्त की सितम ज़रीफ़ी है या कुछ और कि हुसैन नवाज और हसन नवाज अपनी वालदा को के जनाजे को कंधा देने भी और कब्र में उतारने के लिए भी पाकिस्तान नहीं आ सके। नवाज शरीफ के समधी भी एहतसाब से घबरा कर वजारत खजाना छोड़कर इलाज के नाम पर लंदन में छुपे बैठे हैं। और अब कोट लखपत जेल के कैदी नवाज शरीफ की दिली ख्वाहिश भी लंदन के डॉक्टरों से इलाज की है। अदालत ने इन्हें इलाज के लिए 6 हफ्तों की जमानत पर रिहा तो किया, लेकिन इलाज शुरू ना हो सका क्योंकि नवाज शरीफ को उस पाकिस्तान के डॉक्टरों पर एतमाद है ना अस्पताल पसंद जिस पर वो कमोबेश 30 साल तक हुक्मरानी करते रहे। यह बदएतिमादी उन खिदमात पर सवालिया निशान है जो वो जलसों में गिनवाते रहे हैं। ऐसे में मुखालिफिन का यह सवाल भी बजा दिखाई देता है कि जायदाद लंदन, औलाद लंदन, इलाज लंदन, सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान में। बकौल शायर, आप ही अपनी अदाओं पर जरा गौर करें, हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या शहबाज शरीफ की लंदन से वापसी होगी? क्या नवाज शरीफ के भी लंदन जाने की कोई सूरत बनेगी? और कायदीन के बगैर नून लीग अपनी बका कैसे कायम रख सकेगी? बात करते हैं शहबाज शरीफ की जगह लेने वाले राना तनवीर। राना साहब, आपको मुबारकबाद, आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैनशिप के लिए नामजद हो गए हैं। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है NRO मांगने और देने वाले दोनों पर लानत, मगर माजी में भी हमेशा जलावतनी के मुआहदे से इनकार किया गया जो झूठ निकला। नहीं, देखें, इसमें बड़ी क्लियर बात है कि पहले जो जिस वक्त की आप बात करते हैं वो उस वक्त एक डिक्टेटर था, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर था और उसका कहा हुआ लॉ बनता था। उसके पास कोई अख्तियारात होंगे जो जिस हवाले से करते हैं। आप मुझे बताएं कि किस हवाले से, जबकि कोर्ट्स में केसेस हैं, कुछ फाइनल हो गए हैं, कुछ चल रहे हैं, कुछ इस तरह के, कौन वो केसेस कर सकता है? और NRO जब हुआ था उस वक्त भी आपको पता है एक एक्ट उन्होंने ऑर्डिनेंस या एक्ट किया था जब NRO का,
उसका नाम ही ऑर्डिनेंस था, मेरे नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस उसका नाम था। तो ये चीजें सारी सामने होनी चाहिए। अब किसी के बस में भी इसका मतलब एनआरओ होना है तो फिर अदलिया ने करना है ना, सुप्रीम कोर्ट करे या हाई कोर्ट करे या जहाँ भी अदालतों में केस हैं। इसलिए हम कहते हैं कि उसके ज़हन में एक ख्वाब है प्राइम मिनिस्टर के, या एक खौफ है जो वो लगा हुआ है ऐसी खाम खा, या उसकी कम इल्मी है जो मामलात का उसको पता ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर वो है, चीफ एग्जीक्यूटिव वो है मुल्क का, और बातें करता है कि जी वो एनआरओ मांग रहे हैं। हम कहते हैं बताओ कौन आपसे एनआरओ मांगता है? उसके एक मिनिस्टर ने कहा कि जी 6-7 एमएनए ने मुझसे रब्ता किया, वो मुराद सही जो है। अब बताएं ये किस तरह बचकाना सी बातें, फजूल बेवकूफाना सी बातें करते हैं। तो उससे तंग आके, क्योंकि ये बार बार रट लगाई हुई है, उसने 2-3 दिन हुए, एक दिन वहाँ पे जलसा था पता नहीं किधर, वहाँ भी प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी दुआदार तकरीर कर दी। कौम को बजाय वो अपनी मुश्किलात से निकाले, लोगों को बजाय वो निकाले, उनको उनकी तकलीफें दूर करे, उनकी जो मुश्किलात जिंदगी में आई हुई हैं, महंगाई है, उनकी जिंदगी जीरन हुई है, मुश्किल हुआ है आम आदमी का। आगे भी बात करेंगे। मुझे बताएं कि अभी बयानिया अब किसका चलेगा? मियां साहब, जब हमने माजी में देखा, हाल ही में अदालतों के खिलाफ, जजेस के खिलाफ बात करते रहे, इदारों के खिलाफ बात करते रहे, फिर मुकम्मल खामोशी हो गई। अब जब फैसला फिर खिलाफ आया सुप्रीम कोर्ट का, तो अब बयानिया क्या होगा? इदारों पर तनकीद वाला या मुसलसल खामोशी शहबाज शरीफ वाला? जी, तो किस तरह का अब बयानिया चलेगा? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि शायद अब फिर एक दफ़ा, क्योंकि लंदन जाना चाहते हैं मियां नवाज शरीफ साहब इलाज के लिए, तो वक्ती तौर पर शायद अब दोबारा हम तनकीद देखेंगे इदारों पर, एक तहरीक देखेंगे नून लीग की तरफ से। दो बयानिया है ही नहीं, मुस्लिम लीग का बयानिया एक है, और मुस्लिम लीग जो लीड कर रहे हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है। और ये जो तसर दिया जा रहा है कि जी वहाँ 2 बयानियाँ, ये बिल्कुल गलत है। एक ही बयानिया है कि मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन और जो हमारे है उसके मुताबिक चलना चाहिए। ये इसमें मेरा कोई दूसरी राय नहीं किसी की हो सकती। तो मुझे नहीं समझ आती कि क्यों ये क्रिएट की जा रही हैं चीजें। पीएमएलएन को थोड़ा सा एक मैसेज लोगों में 2-3 साल तो हो गया मीडिया के जरिए ब्रेन वॉश करते लोगों का कि ये खा गया, ये लूट गया, ये मार गया। 2-3 साल के बाद ये रिजल्ट निकला है कि वो थोड़ी सी सीरियस है, वो गवर्नमेंट पीटीआई की बन सकी है। तो मैं समझता हूँ बड़ा क्लियर होना चाहिए, एक ही बयानी है और मुस्लिम लीग को लीड कर रहे हैं। अगर गुजारिश कर सकूं, आप जो कह रहे हैं कि बयानिया एक ही है, तो फिर ख्वाजा साद रफीक और मियां जावेद लतीफ साहब, इनके फिर क्यों इनकी तरफ से एतराज आया कि जनाब बयानिया क्या है? इन सीनियर लीडर्स को नहीं पता कि बयानिया क्या है, तो फिर तो जाहिर है कि उनको नहीं समझ आ रही कि हमने करना क्या है। आप समझने की कोशिश करें, मैंने 1-2 जगह बताया भी है कि देखें जब पार्टी मीटिंग्स होती हैं तो ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये जमहूरी रवायत है, हर एक को हक है कि कोई बात करे। उनके ज़हन में अगर किसी की भी कोई बात है तो हज़ारे राय का एक हक होना चाहिए। उन्होंने कोई बात इस तरह की नहीं जिस तरह पेश की जा रही है, बल्कि कुछ उन्होंने बाद में एक्सप्लेन भी किया साद रफीक साहब ने। तो मेरा ख्याल है उसको ज्यादा टाला गया है, कोई ऐसी बात नहीं है। वो पार्टी के साथ है सारे, जो जिस तरह पार्टी फैसला करती है साथ वो नाराज नहीं है। चले, शायद अब उनको समझ आ गई हो बयानी की, वो पता लग जाएगा आने वाले दिनों में। ये 16 वाइस प्रेसिडेंट, 16 मुस्लिम लीग नून के वाइस प्रेसिडेंट्स बन गए हैं। नाराज लोगों को भी अकोमोडेट किया जा रहा है कि इतने ज्यादा वाइस प्रेसिडेंट। देखिए, पार्टी के एक अपनी तरीकाकार होता है, हमेशा से काफ़ी ज़्यादा रहे हैं, क्योंकि ये सारी डिसॉल्व हो गई थी पीएमएलएन की जितनी भी तंजीमें थी, इसको रीऑर्गेनाइज करना था, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से ये डिले होती रही। तो अब ये था कि प्रेसिडेंट तो हैं हमारे पीएमएलएन के शहबाज शरीफ साहब, लेकिन नीचे कोई भी नहीं था। इसी तरह पंजाब में हमारा कोई सदर सेक्रेटरी नहीं था, अगर थे तो कोई एक्टिंग के चल रहे थे, कोई एडिशनल सेक्रेटरी को सेक्रेटरी के अंजाम फराज दे दिए। तो ये काफ़ी अब था कि जी टाइम बहुत हो गया है और इसको होना चाहिए, सारे रीऑर्गेनाइजेशन मुकम्मल करनी चाहिए। तो ये 2-3 महीनों से ये प्रोसेस चल रहा था, और मियां साहब के साथ सारा वो जो उन्होंने कमेटी बनाई थी वो सारा काम करके उन्होंने दिया हुआ था, तो उनको फाइनल कर रहे थे, तो फाइनल कर दिया। अब प्लेस की हैं सारी पोजीशनें, पहले ये डिसॉल्व हो चुकी थी, आपको अगर याद हो तो कोई इस वक्त कोई भी नहीं था सिवाय मियां शहबाज शरीफ साहब के, वो इलेक्ट हुए थे और उसके बाद उन्होंने आगे काम करना था, उनको इख्तियारात दिए थे। तो वर्किंग काउंसिल ने एक बात, अब ये जिस तरह नजर आ रहा है कि अब फैसला हो गया है मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि 7 तारीख को
पूरी जमात भी जाएगी, दीगर लोग साथ होंगे और मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद जाएंगे कोट लखपत जेल और वहाँ जाके एक दफ़ा फिर जेल में वो जाएंगे। और लेकिन एक तरफ ज़ाहिर है ज़मानत का सिलसिला भी दोबारा से शुरू होगा। अब गालिबन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिर से दरख्वास्त दी जाएगी कि लंदन इलाज के लिए जाने दिया जाए। बुनियादी सवाल अब ये बनता है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के बैरून मुल्क इलाज पर नून लीग तनकीद करती है, लेकिन यही सहूलियात इसी बुनियाद पर मियाँ साहब फिर क्यों मांग रहे हैं कि उनको भी लंदन जाने दिया जाए, उनका इलाज यहाँ मुमकिन नहीं? नहीं, हमने ना उस पर तनकीद किया। हमारा तो एक ही है कि उसको वापस आना चाहिए और उसको फेस करना चाहिए ट्रायल। वो डे वन से बीमार तो नहीं है, आजकल हम उनकी तस्वीरें देखते हैं, लेकिन मियाँ साहब का जो हेल्थ इशू है वो आप सबको पता है कि जब वो लंदन में थे, एग्जाइल में थे, जब लंदन में थे तो उस वक्त बहुत एक इशू आया था जो बड़ी दूर जाके, जैसा आपने सुना भी कि उनको कोई प्रॉब्लम हो गया था तो वो उनको बाईपास हुआ, फिर दूसरा बाईपास हुआ, फिर उनके स्टंट डाले गए। अब भी उनको बहुत सारी हेल्थ इश्यूज हैं जो सारे बोर्ड 5, 6, 7 बने, उन्होंने कहा कि इनको किडनीज का है, इनको शुगर का है, इनको ब्लड प्रेशर का है, हार्ट के इश्यूज हैं। तो वो उनकी जो बताया जाता है कि जी उनकी कुछ ऐसी स्टिफनेस आ गई है कि यहाँ के जो डॉक्टर हैं, क्योंकि मियाँ साहब जो 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर, उनकी जो पोजीशन है वो वीवीआईपी को शायद इधर वो प्रोसीजर करने से कुछ थोड़ा सा सेंसिटिविटी है, वो डॉक्टर कुछ झिझकते हैं, खुदा न खास्ता कोई मसला ना बन जाए। तो वही जिन्होंने किया है वो कहते हैं जी अगर वो करे तो बेहतर है। ये एक मसला था, वरना कोई इशू नहीं। अगर बंदा एक कन्विक्ट हो के बाहर बैठे हुए थे तो इस सूरत हाल में जिस तरह मियाँ साहब की तबीयत नासाज है, वो भी एक्टिव नहीं है, शहबाज शरीफ साहब लंदन चले गए हैं, तो अब फिर एक दफ़ा फिर शरीफ बरादरान अमली सियासत से किनारा कश हो गए हैं, तो क्या 1999 वाला हाल होने लगा है नून लीग का? एब्सोल्युटली नो। ये अब क्या आप बताएं कि इतने मामलात खराब होने के बावजूद वो उधर थे, तो उन्होंने आगे जेल गया, जेल से हमने सारे उनके होते हुए इलेक्शन लड़े। अब वो जितने भी जेल में होते हैं तो वहाँ से गाइडलाइन मिलती है। वहीं अभी आपने देखा ये रीऑर्गेनाइजेशन किस तरह हुई है, जो फैसले हुए हैं किस तरह हुए हैं। इस तरह शहबाज साहब भी, आपको पता नहीं शहबाज साहब के हेल्थ इश्यूज हैं, उनको स्टमक में आंतड़ियों का कैंसर हुआ था सऊदी अरब, और वो शिफ्ट हुए एमरजेंसी में अमेरिका, और अब वो रेगुलर ही उसका चेकअप होता है। बैक की उनको प्रॉब्लम है बड़ी सीवियर किस्म की, तो उनके चेकअप हो रहे हैं। वो उनका बड़ा ये लॉन्ग टाइम था कि मैं चेकअप उधर से होना था। अब वो 12 को उनका आखिरी टेस्ट है, तो वो आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। आपको किस तरह लगा कि ये कोई वैक्यूम है या काम नहीं चल रहा? बिल्कुल पार्टी है, प्लेसिंग सब ऑफिस बेरर की हुई है, और जितने फैसले हो रहे हैं असेंबली में, सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात है पाकिस्तान में, सबसे बड़ी जमात है ये, आज भी पॉपुलर जमात है ये। आखिरी सवाल, ये मरियम नवाज साहिबा 16 जो नायब सदूर बने हैं उनमें से एक हैं, तो अब भरपूर दोबारा एक्टिव होने लगी हैं सियासत में? नहीं, अभी तो अब हुई है ना ऑर्गेनाइजेशन, अब जो मीटिंग होगी डेफिनेटली आएंगी वो। अब तो पहले तो कोई ऐसी मीटिंग ही नहीं हुई पार्टी की, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन थी नहीं जो अब बनी है। क्योंकि ये तो मेरा 60-1.5 से जब हमारी गवर्नमेंट थी उस वक्त ये डिसॉल्व हुए थे, जब ये डिसक्वालीफाई हो गए थे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब, तो उस वक्त क्योंकि उनको सदारत से भी हट गया, तो फिर इलेक्ट किया था हमने शहबाज शरीफ साहब को, और फिर सारे इख्तियारात उसको उनको दे दिए कि जी आप दूसरे होते पुर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राना तनवीर साहब, आपने सबकी नज़रें मुस्लिम लीग नून पर हैं कि अब किस तरह से बयानिया नज़र आता है, क्या होता है आगे, किस तरह से बढ़ा जाता है। नून लीग में तो तब्दीली आई है, दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेसी में भी तब्दीली की हवा चल पड़ी है। गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा मुस्ताफी, जबकि चेयरमैन FPR जहांजेब खान को ओहदे से हटा दिया गया है। तारिक बाजवा की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। पिछली हुकूमत में तारिक बाजवा ने बतौर चेयरमैन FPR नवाज शरीफ की काबीना को एक समरी भेजी थी, जिसमें उन्होंने लिखा कि इनकी यानी तारिक बाजवा साहब की इतलात के मुताबिक स्विस बैंकों में पाकिस्तानियों के 200 अरब डॉलर्स पड़े हैं, लेकिन बाद में इन्हीं तारिक बाजवा साहब ने स्विस हुकाम से पैसों की वापसी के मुआहदे में रुकावट डाली। तारिक बाजवा की समरी की बुनियाद पर ही विफाकी वजीर मुराद सईद इंतखाबी जलसों में बड़े दावे करते रहे। जिस दिन इमरान खान ने हल्फ लिया तो मेरा पाकिस्तान का 200 अरब डॉलर जो बाहर पड़ा हुआ है, इमरान खान अगले दिन उसको पाकिस्तान वापस लेके आए। PTI की हुकूमत आ गई, लेकिन इन 200 अरब डॉलर्स का कुछ अता पता ना चला। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक चेयरमैन FBR जहांजेब खान को रेवेन्यू शॉर्टफॉल, एमनेस्टी स्कीम पर तहफ़्फ़ुज़ात और FBR में इस्लाहात ना करने पर हटाया गया।
डॉक्टर रजा बाकिर को गवर्नर स्टेट बैंक बनाए जाने का इम्कान है। डॉक्टर रजा बाकिर इस वक्त IMF के लिए मिस्र में काम कर रहे हैं, जिस पर ऑपोजिशन का सख्त रद्दमल आया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि IMF के मुलाजमीन को काबीना में शामिल किया गया है, इसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। IMF के नौकर जो हैं उनको इस मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है। IMF के नौकर जो हैं उनको इस मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है। तो जनाब ऑपोजिशन कहती है मसला खिलाड़ी बदलने से नहीं, कप्तान की तब्दीली से हल होगा। उधर कप्तान की परेशानी का आलम यह है कि इन्होंने मॉर्निंग वॉक छोड़ दी। वो प्राइम मिनिस्टर जो इस बात का आदी था कि रोज़ाना अपनी फ़िटनेस का ख्याल करे, और तो मैं आजकल भी उनको कहता हूँ कि ये मामला मत छोड़ो, क्योंकि फ़िज़िकल फ़िटनेस जो है वो मेंटल डिसीजन मेकिंग और फिटनेस पर असरअंदाज होती है। और वो इस तकलीफ़ का इजहार करते रहें कि डॉक्टर साहब इतने काम हैं, इतनी सारी चीज़ों को मैंने ठीक। कप्तान तो बहुत परेशान है, लेकिन पाकिस्तानियों आपने घबराना नहीं। IMF से मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में हैं। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है, लेकिन पाकिस्तानियों आपने घबराना नहीं, क्योंकि फैसल वाडा कहते हैं कि पाकिस्तानियों की कुव्वत बर्दाश्त बहुत अच्छी है। कौम कहती है 200 रुपए का पेट्रोल भी बर्दाश्त कर लेंगे, पेट पे पत्थर बांध लेंगे। कौम कहती है 200 रुपए का पेट्रोल भी बर्दाश्त कर लेंगे, पेट पे पत्थर। फैसल वाडा ने चंद रोज कबल नवीद सुनाई थी कि हालात अच्छे होने वाले हैं, नौकरियों का सैलाब आने वाला है। क्या हफीज शेख की निगरानी में नई मुआशी टीम को कोई मुआशी चमत्कार दिखा सकेगी? महंगाई का सैलाब कैसे थमेगा? बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली सदाकत अली बासी से। सदाकत अली बासी साहब, आप इकोनॉमी को भी समझते हैं। सदर ममलुकत कह रहे हैं मुआशी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म बहुत परेशान हैं, उन्होंने हत्ता के सुबह की वॉक तक छोड़ दी है। तो इसका मतलब है कि मसाइल हल नहीं हो रहे, मायूस हो रहे हैं इमरान खान साहब। जी बहुत शुक्रिया उसामा साहब। बिल्कुल मईशत की परेशानी शुरू से थी, अब भी है, और मसाइल इतने गंभीर हैं कि वज़ीर आज़म का सबसे बड़ा ज़्यादा फोकस जो है वो इसी मईशत के मसले पे है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि मसाइल हल नहीं हो रहे। आप स्टैटिस्टिक्स देखें, आप इशारिये देखें, आपको लगेगा कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम इस मुल्क की मईशत को था वो था करंट अकाउंट के खसारे का, जो 19 अरब डॉलर का था, जिसमें हर महीने में 2 अरब डॉलर का खसारा था। वो अब 2 अरब से पहले 1 अरब तक गया, और अब इस महीने तो मेरा ख्याल है 600 मिलियन तक चला गया, 0.6 यानी इशारिया 6 अरब तक चला गया, जो बड़ी उसमें ड्रास्टिक तब्दीली आई है। लेकिन अभी भी हालात इतने अच्छे नहीं हुए। हम गो के बहुत अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं, हालात इतने अच्छे नहीं हुए कि उस पर तसल्ली की जाए। आपको पता है हमने फाइनेंस की टीम तब्दील की, फाइनेंस मिनिस्टर तब्दील हुए, उसके बाद अब उन्होंने FBR के चेयरमैन नए लगाए, उन्होंने स्टेट बैंक के गवर्नर नए लगाए। तो ये सारी तब्दीलियाँ उस बेहतरी के लिए हैं जो इमरान खान कर रहे हैं, क्योंकि इकॉनमी सबसे बड़ा टारगेट है हमारी गवर्नमेंट का। इकॉनमी जब ठीक होगी यही बात, इंशाल्लाह गुर्बत भी खत्म। यही बात सदाकत अली साहब के काबीना के बाद ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियां हो रही हैं, लेकिन ऑपोजिशन कहती है कि मसला खिलाड़ी नहीं, कप्तान बदलने से हल होगा। जी वो ऑपोजिशन में 2 पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी और PMLN। वो दोनों बेचारे अपने केसेस में इतना परेशान हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रही कि क्या बोल रहे हैं और क्या कह रहे हैं और क्या। तो वो आज दूसरी बात ये कि वो तनकीद इस तरह करते हैं जिस तरह ये कोई मसला है पिछले 8-9 महीने का है। आप देख लें कि कोई एक अमारत है, कोई एक कारोबार है जिसको पिछले 10 साल यानी 120 महीने उसके साथ ज्यादती होती रही हो, उस कारोबार को डुबोने की हर मुमकिन कोशिश की हो, तो आप ये एक्सपेक्ट करें कि 9 महीनों में कोई उस इमारत को ठीक कर देगा, तो ये मुमकिन नहीं है। गो के बहुत अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन अभी मंजिल थोड़ी दूर है, अभी थोड़ी मुश्किलात हैं। उनका कह देना कि कप्तान को तब्दील करें, कप्तान को लोगों ने 2.25 करोड़ लोगों ने इसीलिए वोट दिया कि वो समझते थे कि ये करप्शन, ये चोर बाजारी, ये मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से मुल्क की मईशत डूबी है, और एक ऑनेस्ट ईमानदार अहल आदमी को उन्होंने अब सवाल सुनिएगा, ये शाहिद खान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, नए अभी सीनियर नायब सदर बन गए मुस्लिम लीग नून के, वो क्या कह रहे हैं? मैं लिख कर लाया हूं उन्होंने जो आज बयान दिए हैं। वो कह रहे हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब कह रहे हैं, सबसे बड़ा टैक्स चोर इमरान खान है, आमरीत का खतरा है, हमारा एहतसाब हुआ तो हम भी करेंगे। और वो तो बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं आपके खिलाफ। आपको अंदाजा नहीं है कि आमरीत का खतरा हो गया मुल्क? असल में शाहिद खान भाई साहब को इन्होंने पहले भी
वज़ीर आज़म बनाया इसलिए कि उनको पता था कि शाहिद खाकान अब्बासी वो आदमी है जिनकी अपनी ज़ाती कोई हैसियत नहीं है, इसलिए उनको चैलेंज नहीं कर सकते। फिर शाहिद खाकान अब्बासी मेरे से और इमरान खान से हार गए तो उन्होंने उनको खैरात में लाहौर की सीट भी दे दी, अब उन्होंने उनको पार्टी का ओहदा भी दे दिया। तो शाहिद खाकान अब्बासी उस तरह वफादार आदमी है, वफा कर रहे हैं और वो उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं। हालांकि इमरान खान साहब एक तरफ और नवाज शरीफ साहब दूसरी तरफ। इमरान खान के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में झूठे और नाअहल होने की दरख्वास्त गई और नवाज शरीफ साहब के पास गई। इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सच्चे भी हैं और ईमानदार भी हैं, और नवाज शरीफ साहब को अदालत पाकिस्तान के सबसे बड़े काजी ने कहा कि ये झूठे भी हैं और बेईमान भी हैं। कहाँ अदालती निज़ाम और कहाँ शाहिद खाकान अब्बासी? वो सिर्फ अपनी खुशामद करके अपनी नौकरी पक्की कर रहे हैं और या शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने बड़ा इनको ऑब्लाइज किया। आज हुई नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने इल्जाम लगाया है कि IMF के नौकरों को काबीना में शामिल किया गया है, इसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। क्या जवाब देंगे इसका? राना साहब को बताना है कि IMF की कोई मजबूरी नहीं है कि हम उसके पास जाएं, ये हमारी मईशत की मजबूरी है कि हम IMF के पास जा रहे हैं, और इस IMF के पास ले जाने में वो खसारा है 19 अरब डॉलर का जो आप छोड़ कर गए हैं, और वो कर्जे हैं जो आप लाद के गए हैं, वो सूद हैं जिसमें हमें फंसा के गए हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग, वो करप्शन, वो जो पिछले 10 साल में कर्जे अंदरूनी और बैरूनी इतने ज़्यादा हो गए, उनकी वजह से गए। तो अगर ये कोई गलत है जाना, तो जो हमें लेके जा रहे हैं उनको पूछा जाए। हम तो मईशत, हमने पूरी कोशिश की कि हम IMF के पास जाने से पहले अपने मुल्क को मजबूत कर लें, और मजबूत कर भी दिया। बाकी IMF हमें कर्जा दे रहा है, और कर्जे जो भी कर्जा देता है उसकी कुछ ना कुछ शराइत होती हैं, लेकिन IMF के बगैर भी हम समझते हैं कि ये बिजली का खसारा, ये गैस का खसारा, ये PIA का खसारा, रेलवे का खसारा, स्टील मिल का खसारा, का खसारा, बजट का खसारा और करंट अकाउंट का खसारा, मुस्लिम लीग नून की ज्यादती सी मईशत से इससे निकलने के लिए हमें IMF की स्टैंप चाहिए। IMF का कर्जे से ज्यादा IMF की वो स्टैंप होती है जो आपको इंटरनेशनल मालियाती इदारे आपको अच्छी रेटिंग देते हैं और आपके बॉन्ड भी बिकते हैं। मगर IMF की स्टैंप से शायद सिर्फ मसला हल ना हो सके, क्योंकि जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी साहब की मैंने पहले बात की, तो मैं दोबारा उस तरफ आऊँगा, लेकिन उससे पहले ये कि आप स्टेट बैंक देख लें, वो डॉलर को कंट्रोल नहीं कर सके, पेट्रोल की कीमत में इजाफा होने जा रहा है और एक महंगाई का एक तूफान आएगा। फिर अपोजिशन कहेगी जी लोग सड़कों पर आएँ और हुकूमत गिराने की कोशिश करेंगे, तो IMF की स्टैंप से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, महंगाई हुई है और गरीब इससे तंग हुआ है, परेशान हुआ है, लेकिन अभी भी अगर पहले 8-9 महीनों की महंगाई मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की कंपेयर करें तो हमारी महंगाई उसके मुकाबले में कम है। लेकिन ज़रूर मामला है, पेट्रोल की प्राइसेस पिछले महीने में ये 67 डॉलर का एक बैरल था और इस महीने में 76 हो गया, $9 फी बैरल बढ़ गया है, तो उसका एक इम्पैक्ट है। काश हमारा मुल्क पर लूट मार ना होती, हमारे ख़जाने में पैसे होते, हम अपने लोगों को और सब्सिडी दे के ये जो खसारा है पेट्रोल का अपने ऊपर ये हुकूमत लेती। लेकिन क्या करें, इतना बेदर्दी से ख़जाने को इस्तेमाल किया गया, इतना बेदर्दी से लूटा गया कि मुल्क की जो मईशत है और ख़जाना है उसके पास इतनी सख्त नहीं है कि वो और बोझ अपने पर बर्दाश्त करे। इसलिए बैनुल-अक़वामी कीमतों का बोझ कंज्यूमर की तरफ थोड़ा ट्रांसफ़र किया है। लेकिन हम ये कह रहे हैं, कौम को तसल्ली दे रहे हैं कि इंशाअल्लाह अच्छे हालात आने वाले हैं, अल्लाह करे, परेशानी नहीं होगी। आखिरी सवाल शाह अब्बासी साहब, वो कहते हैं NRO मांगने और देने वाले पर लानत, फिर वज़ीर आज़म बार बार NRO ना देने का जिक्र क्यों कर रहे हैं? खुलकर बताते कि उन्हीं के कौन NRO मांग रहा है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब तो फिर अब जेल जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पूरे वो जुलूस में जाएंगे और वो झुके नहीं, वो डटे हुए हैं और उनके साथ जुल्म हो रहा है, अवाम की खातिर वो ये जुल्म बर्दाश्त करें। शाहिद खाकान भाई साहब को जवाब यह है, वो देखें जो NRO करके मुल्क से बाहर गए थे उन पर भी लानत भेज दें, दोबारा एक NRO करके वापस आए थे उन पर भी लानत भेज दें। ये लफ्ज़ मुनासिब नहीं है, इसलिए मैं तो नहीं अदा करता। रही बात कि वो लोगों के साथ जाएंगे, हम क्या कर सकते हैं? मुल्क की निज़ाम है, निज़ाम अदल है, उसके मुताबिक नवाज शरीफ मुजरम है और सज़ा याफ्ता हैं। अदालत ने रहम की अपील उनकी मानी थी, उनको इलाज का मौका दिया था। अब अदालत का ये फ़ैसला है और ये कह देना कि वो उनको आवाम की खिदमत की सज़ा दी जा रही है, ये अदलिया तो की तौहीन है, ये मुल्क की निज़ाम जो हमारा निज़ाम है अदल का,
उसके खिलाफ ये बगावत की बात है, तो इस पर उनके पकड़ होनी चाहिए कि ये कह देना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सदाकत अली अब्बासी साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, मेंबर कौमी असम्बली, आपने वक्त दिया। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हम आएंगे और बात करेंगे चाइल्ड मैरिज बिल के हवाले से, जिस पर ना सिर्फ तमाम सियासतदान तकसीम हैं, मुख्तलिफ उलमा की राय मुख्तलिफ नज़र आ रही है, बल्कि हुकूमत के अपने लोग यानी उनके अपने मेंबर्स भी तकसीम नज़र आ रहे हैं। ये मसला इतना बढ़ क्यों गया है? इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन जनाब क़िबला अयाज साहब हमारे साथ होंगे इस ब्रेक के फ़ौरन बाद। सिंध के शहर शिकारपुर में पुलिस ने एक 40 साला शख्स की 10 साला बच्ची के साथ जबरदस्ती शादी की कोशिश नाकाम बना दी और मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। इस खबर ने पहले से जारी कम उम्री की शादी की बहस को और तेज कर दिया है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि कम उम्री की शादी के जबर को अब खत्म होना चाहिए। इनका दावा है कि कम उम्री के हमल की वजह से पाकिस्तान में हर 20 मिनट बाद एक लड़की अपनी जान खो बैठती है। इस मामले को लेकर पार्लियामान में भी एक बहस चल रही है। सेनेट कम उम्री की शादी पर पाबंदी का बिल कसरत राय से मंजूर कर चुकी है, जिसके मुताबिक शादी की कम से कम उम्र 18 साल मुकर्रर कर दी गई है। खिलाफ वर्जी पर 2 लाख रुपए जुर्माना और 3 साल कैद की सजा होगी। जबकि कौमी असम्बली में इस मामले पर तहरीक इंसाफ के वज़रा में आपस में ही ठनी है। रमेश कुमार की तरफ से पेश किए गए बिल की वज़ीर दाखिला एजाज शाह, वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी और वज़ीर पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान ने मुखालफत की है, जबकि वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मजारी और अपोजिशन की बाज़ जमातों के अरकान बिल के हामी हैं। सोशल मीडिया पर भी एक बहस जारी है। सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि इस्लाम इतनी कम उम्री में शादी की इजाज़त कैसे दे सकता है जो कमसिन बच्चियों पर जुल्म है। जवाब इसका यह है कि इस्लाम ने शादी की कोई उम्र मुकर्रर नहीं की, बल्कि इस्लाम ने शादी की इजाज़त को बलूगत से मशरूत किया है। हकीकत यह भी है कि जिस मगरिब की हम मिसालें देते हैं वहाँ भी इस हवाले से राय मुख्तलिफ है। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में शादी की कम से कम उम्र 14 साल से लेकर 18 साल तक है। फिर पाकिस्तान में इस मामले को लेकर इबहाम क्यों है? क्यों एक ख़ास उम्र कम से कम उम्र पर तायुन नहीं हो पा रहा? अब इसको सादा सवाल बनाते हैं और ये ऐसे है कि जिस तरह अभी तक कहीं कहा जा रहा है कि 18 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए बच्ची की शादी के लिए और कहीं ये कि 16 साल। अब ये तायुन नहीं हो रहा कि क्या उम्र हो। बाकी जाहिर है ज़बरदस्ती की शादी या बहुत कम उम्र की शादी के सभी खिलाफ हैं। इस हवाले से हम बात करते हैं जनाब क़िबला अयाज साहब से, जो कि इस्लामिक जो नज़रियाती कौंसिल है उसके चेयरमैन भी हैं। क़िबला अयाज साहब, ये क्या वजह है कि बच्चियों की शादी की कम से कम उम्र क्या होनी चाहिए, इस हवाले से फैसला क्यों नहीं हो पा रहा? ये आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे मौका दिया। जी जी। ये आपको याद होगा कि ये जो इस वक्त बिल है जो सेनेटर शेरी रहमान साहबा ने पेश किया, ये इससे पहले सेनेटर सहर कामरान ने बिल पेश किया था जी। और वो बिल हमने सितंबर 2018 में 26-27 सितंबर 2018 में अपना जो इजलास था 212वां इस्लामी नजरियाती कौंसिल का, उसमें इस पर बड़ी तफसीली बात हमारी हुई। अच्छा। और उसमें हमने मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी मरहूम, जो मौलाना तकी उस्मानी साहब के वालिद मोहतरम थे, उनकी राय को बुनियाद बनाया था। और वो ये था कि कमसिनी की शादी की हौसला अफजाई तो नहीं होनी चाहिए। ये मुश्किलात हैं इसमें, नफ्सियाती, तिब्बी, माशरती, तो इसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए। लेकिन बजाय इसके कि ये कानून साजी के अमल के जरिए हो, क्योंकि कानून साजी के अमल के जरिए इस पर अमल होना मुश्किल है, इसके लिए जरूरत इस बात की है कि अवामी शऊर को बेदार किया जाए और उलमाए किराम के जरिए, मीडिया के जरिए अवाम को इस बात से रोका जाए और उनको कन्विंस किया जाए कि कमसिनी में अपनी बच्चों की शादी ना करें। तो ये था हमारा इत्तेफाक। लेकिन सर ये अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में हमने देखा है कि शादी के लिए मुख्तलिफ उम्र है, कि मुख्तलिफ रियासतें हैं, कुछ 14 साल से लेकर 18 साल तक की उम्र को शादी के लिए कानूनी करार दे रहे हैं। आपके ख्याल में हमारे यहाँ इस मामले पर अब तक इबहाम क्यों है, शोर क्यों मचता है, डिसीजन नहीं होता क्यों?
हमारे यहाँ इस्लामी नजरियाती कौंसिल में उलमाए किराम और मुख्तलिफ जो माहिरीन हैं तो उन पे इस पे पहले भी बहस होती रही और उम्र का तो यही है कि बलूगत के लिए रुखसती की बात तो हो चुकी है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें यह है कि कानून साजी पहले 16 साल के 18 साल की उम्र की बात हो रही है। तो हमारा जो कंसेंसस बन रहा है वो ये है कि इन मामलों में कानून साजी कोई बेहतर नताइज नहीं ला सकेगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो असबाब हैं पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस उन असबाब का जायजा लेना चाहिए। वो असबाब जब तक मौजूद हों आप कानून बनाएं भी तो उनसे मसाइल पैदा होंगे, इसलिए अवामी शऊर बेदार करने की जरूरत है। देखिए ये सिंध में तो पहले ही से कानून मौजूद है 18 साल का, आपको तो इल्म है, लेकिन आए दिन सिंध में इसकी खिलाफ वर्जी हो रही है और आए दिन गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो जब तक ज़हनी तौर पे ऐसा कानून जो है उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो फिर यानी 16 साल कम से कम बच्ची की उम्र अगर मुकर्रर कर दी जाए तो उस पर कोई इख्तलाफ नहीं है। जिस तरह के अगर मैं गलत नहीं तो पंजाब में ही कानून है कि बच्ची की शादी के लिए उम्र कम से कम 16 साल है, तो उस पर सब मुत्तफिक होंगे अगर 16 साल हो जाए उम्र। तो हमारा तो ये है कि इस मामले में यानी जो कौंसिल का नुक्ता नजर बनता है ना वो ये है कि इस मामले में बार बार जिस पर मैं जोर दे रहा हूँ, कौंसिल ने 3 घंटे की बहस इस पे की एपेक्स कमेटी में जो फाइनल उनकी बॉडी है, और रिसर्च जो हमारा शोबा है उसकी रिपोर्ट के बाद वो यही है कि इस मामले में अवामी शऊर को बेदार करना चाहिए। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसकी हौसला अफजाई हो, इसके अंदर मसाइल मौजूद हैं, लेकिन अगर आपने इस्लाह की कोशिश करनी है तो इस्लाह का मौसर तरीका जो है वो ये है कि आप अवामी शऊर बेदार करें और उन असबाब को खत्म करें कि जिन असबाब की वजह से लोग मजबूर हो जाते हैं। छोटी उम्र इबाम ताकि दूर हो जाए ना, आपकी नजर में बच्ची की शादी के लिए कम से कम उम्र क्या होनी चाहिए? तो पता है कि जो इस्लामी कौंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियालॉजी इस्लामी नजरियाती कौंसिल एक आईनी इदारा है और उसमें जो चेयरमैन होता है वो उसकी जाती राय नहीं होती। हमारी राय वही होती है जो 20 मेंबर्स की एपेक्स बॉडी करार दे और सिफारिश करे। तो जो सिफारिश एपेक्स बॉडी ने की है सितंबर 2018 में, बहुत शुक्रिया क़िबला याद साहब। अभी तक ये बहस जारी है, लेकिन इस पर सब मुत्तफ़िक़ हैं कि कम उम्र की शादी नहीं हो सकती, लेकिन कम उम्र क्या है इसका तयन नहीं हो पा रहा पूरे पाकिस्तान के लिए, और अभी तक ये बहस जारी है। अब देखते हैं कि इस पर कब तक कोई फाइनल कानून साजी या फैसला आ सकता है। एक फैसला जो सुना दिया है खिलाड़ी ने, साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम, जारे मिजाज बल्लेबाज और लेग स्पिनर शाहिद खान अफरीदी की सवाने हयात लॉन्च हो गई। गेम चेंजर के टाइटल से आने वाली इस किताब में छपने वाली बातों ने क्रिकेट के हलकों में भौंचाल मचा रखा है। शाहिद खान अफरीदी ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक हेड कोच जावेद मियांदाद मुझे पसंद नहीं करते थे और बहैसियत हेड कोच इन्हें वक्त नहीं देते थे, लेकिन इसके साथ ही बूम बूम ने तारीफी अंदाज में यह भी लिखा है कि जावेद मियांदाद सिर्फ एक नाम नहीं एक दौर था जो हमेशा पाकिस्तान टीम की उम्मीदों का मरकज रहा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक और साबिक कोच वकार यूनुस और औसत दर्जे का कप्तान और खौफनाक कोच इनको करार देते हुए कहा कि वकार यूनुस जब से पाकिस्तान टीम के कोच बने तो उनकी वसीम अकरम से कशमकश रही। वकार यूनुस ने हर काम में मुदाखलत की, इसीलिए वसीम और वकार यूनुस के दरमियान इख्तलाफात रहे। किताब में अफरीदी ने यह राज भी फाश किया कि पहला वनडे खेलते वक्त इनकी उम्र 16 नहीं 19 बरस थी। फिर अफरीदी ने लिखा है कि सब जानते हैं कि इमरान खान बाज खिलाड़ियों को पसंद नहीं करते थे और आमतौर पर खिलाड़ियों से मेलजोल भी नहीं बढ़ाते थे, लेकिन इमरान खान किसी से कभी जाती इख्तलाफ नहीं रखते थे, तो लिहाजा इमरान खान साहब की तकलीफ है। शाहिद अफरीदी ने किताब में साबिक भारतीय ओपनर गौतम गंभीर को सड़ियल करार देते हुए लिखा कि गौतम गंभीर कोई बड़ा प्लेयर नहीं था, लेकिन वो खुद को डॉन ब्रैडमैन समझता था, जिसके बाद दोनों के दरमियान ट्विटर पर जंग छिड़ी हुई है। तो ये सब कुछ हो रहा है। सुपरस्टार क्रिकेटर अपने पूरे करियर के दौरान मुसलसल खबरों में रहे। अपनी किताब में भी उन्होंने अपनी धुआंधार बैटिंग की तरह खुलकर इज़हार ख्याल किया है। इस पर बात करते हैं क्रिकेट एक्सपर्ट और तज्जियाकार जनाब आसिफ खान से। आसिफ खान साहब, ये क्या हो रहा है? जावेद मियांदाद साहब का मैं बयान देख रहा था, वो कहते हैं अगर उनकी वजह से किसी की दिल आज़ारी हुई वो माफ़ी चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो अफरीदी को बहुत गाइड करता था। जी जी, ऐसे ही होता है जब इस तरह की किताब है और जो शाहिद अफरीदी या जो किताब के उनके साथ मुसन्निफ हैं वजाहत
जो वो चाह रहे थे कि इस किताब पे इतनी सारी बातचीत हो, वो सब कुछ हो रहा है। तो एक तरफ उनका वो मकसद तो पूरा हो रहा है। अब अगर किताब के कंटेंट पर आए तो ये एकतरफा कंटेंट है। अब तक ये शाहिद आफरीदी की ज़बानी है, जो कुछ भी कहा गया उस पर जावेद मियादाद का जो रिएक्शन था वो आपने बताया। लेकिन उस वक्त के जो एनी शाहिदीन हैं, एक तो आज शाहिद आफरीदी ने खुल के इस पर बात की, लेकिन कुछ एनी शाहिदीन भी, कुछ इस वक्त के जर्नलिस्ट जिन्होंने देखा वो भारत का दौरा जिस पर शाहिद आफरीदी गए थे और जावेद मियादाद कोच थे, तो उनका ये कहना है कि जावेद मियादाद वक्त दिया करते थे शाहिद आफरीदी को, खास बैटिंग ड्रिल्स कराया करते थे। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक एकतरफा वर्जन है, उस पर हम बात कर रहे हैं, तो दूसरा मौका आना उसमें ज़रूरी है। दूसरी बात जो उन्होंने वकार यूनुस के हवाले से की, वकार का अगर आप रिकॉर्ड देखें एज कोच तो वो इतना बुरा नहीं था उस वक्त जब इब्तिदा में वो बॉलिंग कोच बने और उसके बाद फिर वो हेड कोच आए। लेकिन इन दोनों की जो चपकलिश का मामला है, ये तो इससे पहले भी रहा था खबरों में, उस पर वकार यूनुस ने इतनी खुलकर बात नहीं की। लेकिन आप फिर एक मरतबा शाहिद आफरीदी की तरफ से बात का आना फिर एक तरफा बात है, तो रिएक्शन वकार ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन अगर बतौर कप्तान वो कहते हैं कि वकार यूनुस का रिकॉर्ड अच्छा नहीं था, तो 2003 के वर्ल्ड कप का उन्होंने इशारा दिया है। उस वर्ल्ड कप के बाद एक कमेटी बनाई गई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, जिसमें आसिफ जावेद साहब भी थे, कर्नल नौशाद भी थे। वो कमेटी की रिपोर्ट आज भी मौजूद है दस्तावेज पीसीबी के पास, और उसमें मैंने खुद पढ़ा है, जिसमें वकार के बारे में ये लिखा है कि उनको कप्तान इसलिए बनाया गया था क्योंकि उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा था बतौर खिलाड़ी। सबसे लीडिंग विकेट टेकर थे वो उस वक्त, और उसके अलावा 62% उनका सक्सेस रेट था एज कैप्टन इन वनडे इंटरनेशनल, जो कि बहुत अच्छा है। सही है। और उसमें एक और बात लिखी है, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है। हाँ जी, आसिफ साहब ये बताएं कि आज आप तकरीब में भी थे, उसमें सबसे ज्यादा खास बात क्या रही इस तकरीब में? देखिए, उस तकरीब में ज्यादातर बात 2-3 हवालों से बात उसमें हुई है। एक तो गौतम गंभीर का जो आपने हवाला दिया, उस पर शाहिद आफरीदी ने उसको मजाक में बड़ा अलग तरीके से उसको टाला। उन्होंने कहा कि गौतम गंभीर को इलाज की ज़रूरत है और वो पाकिस्तान में चैरिटी चलाते हैं, तो वो कहेंगे कि वो यहाँ आके इलाज करा लें गौतम अपना। तो ये उन्होंने इस तरह से बात को टाला। फिर वकार यूनुस के हवाले से उन्होंने कहा कि मैंने वकार यूनुस को जब पहली मरतबा मैं मिला था 96 में, तो वो मेरे उस वक्त भी हीरो थे और एज प्लेयर वो आज भी मेरे हीरो हैं। लेकिन मैंने सिर्फ बतौर कोच उनके ऊपर तनकीद की है कि उनका तरीकाकार ठीक नहीं था। तो शाहिद का आफरीदी का कहना यह है कि किताब की मनफी बातें ज्यादा उठाई जा रही हैं। हाँ। उनके मुताबिक उस किताब के अंदर 175 सफ़ात की उस किताब के अंदर बहुत सारी मस्बत बातें भी उन्होंने की हैं, उनको भी हाईलाइट करना चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल आसिफ साहब, ये बताएं कि ये मिर्च मसाला कंट्रोवर्सी, जाहिर है कि किताब में हम भी समझते हैं कि एडिटर्स भी कहते हैं, दीगर भी पब्लिशर्स भी, कि भाई कुछ होगा तो लोग देखेंगे, लेकिन इससे रिलेशनशिप्स में फ़र्क नहीं पड़ेगा? जावेद मियादाद, वकार यूनुस, जब आप इन पर तनकीद कर देंगे तो फिर मसला तो खड़ा होगा। जी बिल्कुल, ये तो होगा। और इन दोनों शख्सियात, जावेद मियादाद हों या वकार यूनुस, इनके साथ माजी में भी आपने देखा है कि खासी तलखियां हुई हैं। खासतौर से हाल ही में जावेद मियादाद साहब और शाहिद आफरीदी के दरमियान तो मामला बहुत आगे चले गए थे। फिर हमारी इत्तलात के मुताबिक वसीम अकरम हो या दीगर बड़े खिलाड़ी हों, जब वो दरमियान में पड़े थे, फिर ये मामला रफा दफा हुए थे। सही। उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से भी काफी आज बातें की और वहाँ सवाल भी हुआ कि ऐसा लगता है कि आप सियासत में आने का इरादा भी रखते हैं, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि मैं तो सियासत अब बहरहाल कर रहा हूँ। जी, बहुत शुक्रिया आपका आसिफ ने वक्त दिया। लेकिन एक बात है कि वो जिस तरह अपने क्रिकेट करियर में रहे, अपने बयानात में रहे, शाहिद अफरीदी ने किताब छाप कर भी साबित कर दिया है कि वो किताब भी लिखें, अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएंगे, तो उसमें भी इस तरह से कंट्रोवर्सी ज़रूर होंगी। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नफ़रतों और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़। मेरी जंग जारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।